सो ह्यूमन हैज, ठीक है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वी अडॉप्ट इज होलोजोइक। हमारे अंदर कैसा है? होलोजोइक, विच इज ए काइंड ऑफ हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बात समझते हो? हीटरोट्रोपिक में तो एक होलोजोइक है, फिर एक सेप्रोफाइटिक है, फिर एक पैरासाइटिक, यही तो तीन है। होलोजोइक में फिर कार्निवोर और दूसरे आते हैं, हर्बीवोर। तो इसलिए ह्यूमन हैज वेल डेवलप्ड digestive system which consists of, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उसको ऑर्डर में ही लिखेंगे। ब्यूकल कैविटी, जिसे माउथ भी कहते हैं, माउथ या ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी से आगे चलने पर फूड पाइप आता है, जिसको कि ईसोफेगस कहते हैं। नाउ स्टमक, जो कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डक्ट्स होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं उधर का स्विच ऑन करना पड़ेगा, स्विच, हाँ ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अलावा रेक्टम एंड एनस, ठीक है, पैंक्रियास भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड, ये तो मेन पार्ट है, लेकिन जिनसे जो हमारी मास्टर ग्लैंड है वो स्टमक है, लेकिन कुछ ग्लैंड से इस सिस्टम में जूस गिरता है। ये हमारी जो पूरी आहार नाली अगर एक निकाल दी जाए तो वो पूरी में ये सारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इससे अटैच हैं, वो इसमें सामान गिराती हैं। द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विच रिलीजेस देयर जूसेस इन इट आर पैंक्रियास, दैट इज गॉल ब्लैडर, और तीसरी चीज़ क्या है? दैट इज लीवर। तो लीवर नहीं तो गॉल ब्लैडर है। नाउ ओके, तो बुक में क्या क्या दिया गया है उन सबको भी ऐड कर दिया गया है क्या? ठीक है, ऐसे लिख दें द ग्लैंड। तो अब ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए तो ब्यूकल कैविटी है और एक नेसल कैविटी है, लेकिन ये दोनों कहीं पर एक जगह एक साथ हो जाती हैं। और ये ब्यूकल कैविटी है, और दैट इज, ये क्या है? नेसल कैविटी। यहाँ पर जहाँ ये दोनों मिलती हैं, तो ये आपको मालूम है कि आपके माउथ में एक यहाँ पर मुंह खोलने पर एक एपिग्लॉटिस है, ऐसे। तो ये मुंह खोलने के तो ऐसा होता है कि नहीं, माउथ खोलने पर ऐसे देखो, तो माउथ खोलने पर ये चीज है, ये टंग हो गई, तो ये एपिग्लॉटिस है। समझ आई बात कि नहीं? तो ऐसे ऊपर लटका हुआ पोर्शन रहता है, तो एक टाइम पे एक ही चीज़ खाना जा सकती है। सांस लेते हैं, कहते हैं खाते समय बोलना नहीं चाहिए, तो वो एक को बंद कर देता है, एक को खोल देता है। फिर यही जो यहाँ पर एक पाइप जा रही है, इसको ईसोफेगस कहते हैं। इसी के बगल में यहाँ पर एक और पाइप भी जाएगी, ठीक है। जब हम सांस लेंगे तो यहाँ से इसका एक और डिवीजन है, वो चली जाएगी लंग्स में, और ये कहाँ चली जाएगी? फूड में। तो यहाँ पर भी एक डिवीजन आएगा। तो ये कौन सी पाइप है? क्या ये विंड पाइप है?
और इसे क्या कहना है, तो यही चीज आगे जाएगी। और इसे क्या कहा बोलो, दैट इज फेरिंग्स, जहां पर ये दोनों कंबाइन होती हैं और फिर बाद में आगे चल के सब डिवाइड हो जाएंगे, फिर से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन हम अपने सिर्फ कौन से बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसको क्या कहेंगे बोलो, फूड। और दूसरी विंड पाइप की होगी जिससे हम सांस लेंगे, वो कहीं कंबाइन भी है, आगे चल के सेपरेट भी हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, पानी मुंह से पियो, नाक से भी पानी जाता है, तो कहीं कनेक्टेड भी तो है, ऐसे निकल जाता है। तो अब ये आगे चलने पर, ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप आगे चलने पर एक जे टाइप का, जे शेप है, तो वो स्टमक है, जे शेप के स्टमक में, तो जे जैसा ऐसे बना हुआ है, जरा देखिए, लाइक ऐसे, तो दिस इज जे शेप, ये जे, ठीक है। तो जे शेप का स्टमक है, और फिर आगे चलने पर इट इज नाउ कॉइल्ड, तो यहाँ पर कॉइलिंग होती चली जाएगी। कॉइलिंग से इसको थोड़ा सा फेस एरिया मिलता है, लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर माइक्रोवेव है, तो और इसलिए भी है इसकी कॉइलिंग, क्योंकि ये लॉन्ग होनी चाहिए, यही तो सारा डाइजेशन होता है। तो अगर ये लॉन्ग नहीं होगा तो फिर पूरी तरीके से जो हमने इतनी मेहनत से पूरा दिन दौड़ भाग के खाना खाया और वो पच ना पाए, हम उससे न्यूट्रिशन ले ही ना पाए, खट से खाया, खट से एनएस में चला गया, रेक्टम में रहेगा, तो फायदा क्या। उसको अच्छी तरीके से उसका एक एक पॉइंट हर तरीके से उसको डाइजेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो आगे चल के क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे जो हमारी पूरी यहाँ से लेके माउथ से लेके एनएस तक 10.9 मीटर है, जिसमें से 6.5 मीटर लंबी की तो यही है। ये कितनी है, 6.5 मीटर ये हो गई, और 2 मीटर की हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, लगभग इन्हीं सब में बहुत है, फिर बाकी और जो चीज़ है। तो ना अब जरा देखिए, सो दिस इज, अब ये कहीं पर ये यहाँ पर अब मिल जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन से, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये देखो, इसमें पानी एब्जॉर्ब होगा, पानी एब्जॉर्ब होने के बाद ये खाने का जो वेस्ट है वो रेक्टम में रहेगा, until mind gives message to pass it through sphincter muscle। तो ये जो यहाँ पर है, कई बार क्या होता है कि इसको कहते हैं अपेंडिक्स, और खाना इसमें किसी का फंस गया तो वो सड़ता रहेगा, बदबू भी करता रहेगा, तो कहते हैं उसको अपेंडिक्स कटवा के आए, स्मेल आती रहेगी, चक्कर आता रहेगा। तो अपेंडिक्स में कई बार क्या है, ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। कभी कभी तुमको ये बात मालूम है कि जब गाय लोगों के सामने चारा रखा जाता है तो वो 10-10 लीटर चारा खा लेती हैं, और बाद में वो र्यूमेटिक है, वो क्या करती है, जुगाली करती रहती है उसी से, इसमें भरा रहता था उनके खाना, भर लेती है, फिर निकाल क्या करती हैं, चबाती रहती हैं, क्योंकि वो तो तुरंत समय नहीं है ना, नहीं तो दूसरी गाय खा जाएगी। तो उनमें कंपटीशन है हर्बीवोर में खाने के लिए। लेकिन हम लोगों के लिए अब कोई बात नहीं, हम लोग को तो जब चाहे जितना चाहे खाना है, हम तो एक्सेस फूड भी खा लेते हैं, फूड की कोई कमी नहीं ह्यूमन के लिए। तो वेस्टीज ये अब हमारे लिए एक अपशिष्ट ऑर्गन हो गया है, शरीर का तंत्र, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। आपकी बुक में इसे अपेंडिक्स करके दिखाया गया, चित्र में देखो। तो ये चीज़ कई बार अगर इसमें खाना फंसेगा तो वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसे बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। वी हैव लॉस्ट दैट कैपेसिटी टू टेक इट आउट। हम उसकी जुगाली कर पाएंगे क्या, मुंह में लगे फिर चबा पाएंगे? तो इसलिए अगर खाना इसमें चला जाता है या फंस जाता है, या कुछ लोग जिनकी जो है इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल होती है, इडियट्स की तरह, ये डॉक्टरी टर्म है, मतलब कि किस तरीके से सुस्त, सोए पड़े, खा लिया सोए पड़े, तो ऐसे में वो इसका मूवमेंट नहीं हो पाता, और मूवमेंट ना होने की वजह से खाना इसमें फंसा रह जाएगा अपेंडिक्स में, और फिर ये सड़ेगा, अल्टीमेटली इट इज रिमूव। समझ में आ गया? तो ये आपने देख लिया। अब इसमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं, ये क्या है, दैट इज पैंक्रियास। तो पैंक्रियास भी इसमें अपना रिलीज करेगी। और स्टमक के ठीक ऊपर क्या बना हुआ है, जरा देखो, दैट इज लीवर। सो लीवर में भी एक इस तरीके से बाइल डक्ट है, जो कि इसमें क्या करेगा,
कहीं ना कहीं इसमें अपना जूस सेक्रीट करेगा, वो पैंक्रियास में जाएगा, ठीक है। तो पीछे पीछे यहाँ चला जाएगा, ओके। और इससे भी इसी में जाएगा पैंक्रियास, ठीक है, ओके। नाउ जो हमारी बॉडी है इसमें ये डायाफ्राम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ऐसा है, तो ये पैंक्रियास पीछे से आया है यहाँ पर, इसके ठीक पीछे। अब देखो ना, क्योंकि जो ह्यूमन है वो सुंदर करना चाहिए, ऐसा ना हो कि मोटा ताजा लगे, ठीक है। कितनी बात हो गई। सो ये देखो, अब हमारा इसमें क्या क्या चीज क्या है, इसे क्या कहेंगे बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज, ये जो है ये ब्राउन कलर का है लीवर, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर, और उसके अंदर ये ग्रीन कलर का, वहाँ देखो ऐसे ब्राउन कलर का लीवर दिख रहा है, तो ब्राउन कलर के लीवर में ग्रीन कलर का पाइलेट है जिसमें येलो ग्रीन कलर का जूस होगा, ये है भाई, ये बाई करते हैं। और ये जो पैंक्रियास है ये येलो कलर की है, स्टमक ये शायद है, वो सब मस्कुलर है, कुछ चीजें देखो फिर आगे की बात होगी। ये देखो, तो स्टमक अगर देखें तो इसके अंदर भी ये ग्लैंड है, इसमें बहुत सारे एसिड्स निकलते हैं जैसे पेप्सिन ट्रिप्सिन, तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखो ऐसा क्वाइल है, स्टमक है, ये शेप है इसका स्टमक, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। ये इसोफेगस से जुड़ा है, और उसके पीछे ये पत्ती जैसा क्या दिख रहा है बताओ, पैंक्रियास ये दिख रहा है, ये येलो कलर का है पैंक्रियास, और स्टमक देखो ऐसा दिख रहा है। फिर स्टमक से फिर कहाँ जाएगा, ये क्या निकल रहा है बताओ, स्टमक से ये क्या जा रहा है, क्या यही स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो यहाँ इसोफेगस से आया खाना स्टमक में, इसमें क्या होगा, इसमें मस्कुलर मूवमेंट होते हैं, चर्निंग, क्या कहते हैं, जीभ भी क्या करती है, चर्निंग, चूइंग अलग है, चर्निंग अलग है, दांतों से चबाते हो और मिक्सिंग करते हो ना, बैटर बनाना, वो काम जीभ का है। सो दैट इज टीथ च्यूज, एंड जो टंग है इट मिक्सेस द सलाइवा विद द बिटन फूड, जो तुमने चबा लिया उसको किससे मिक्स करेगी, सलाइवा से। द मोर टाइम यू कीप फूड इन योर माउथ, मोर सेलिवरी अमाइलेज इज मिक्सड इन इट एंड मोर कार्बोहाइड्रेट, उससे क्या होगा बोलो, इज मिक्सेस विद इट, तो वो उतना ब्रोकन डाउन होगा कि नहीं। अब हमने इसमें क्या देख लिया, एक स्टमक है, स्टमक का कलर पता चल गया, पैंक्रियास का पता चल गया। अब अगली बात करते हैं। अब आपने पूछा कि ये डायाफ्राम क्या, तो जरा फिर से देखें कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, तो इसको तो पहले आप देख ही लो पैंक्रियास कैसे दिखता है, ये ऐसे है, ये जो पीछे में पहुंचा है, देख लिया स्टमक का पैंक्रियास। अब ये देखो, ये इसमें क्या है, ये दीज आर, इधर देखो बेटा, लंग्स, इसमें क्या है, ठीक है। अभी इसको खुद आप लोग कर लेंगे, तो लंग्स पहले निकाल लिए, लंग्स निकाल लिए, एक निकल चुका है। अब ये दूसरा देखो, दीज आर लंग्स, तो ये हमने लंग्स निकाल लिए। इसके बाद उसके पीछे क्या है, हार्ट होगा, उसी के बीच में हार्ट है जो कि थोड़ा लेफ्ट वर्ड है, हार्ट भी निकल गया। इसके ऊपर ये डायाफ्राम, ये क्या चीज़ है, दिस इज डायाफ्राम। डायाफ्राम भी हटा सकते हैं, तो डायाफ्राम हमने निकाल लिया। डायाफ्राम के नीचे क्या है, लीवर है क्या, ये देखो डायाफ्राम हटा दिया। अब उसके नीचे ये क्या है, लीवर, इसी में बाइल जूस होगा। फिर ये जे शेप का स्टमक है। इसके बाद दिस इज स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जो डायाफ्राम क्या करता है बताइए, ये डायाफ्राम है बीच का, वो बहुत सही बता रहे हैं, हर चीज़ उन्हें मालूम। दैट इज इट सेपरेट्स थोरासिक कैविटी विद द एब्डोमिनल कैविटी। बहुत बड़ी बात है,
फिर से समझो, ये थोरैक्स है। थोरैक्स का मतलब समझते हो? गर्दन वाले प्राणी। कॉकरोच बिना गर्दन का, उसके पास गर्दन नहीं, हमारे पास गर्दन ही घुमा भी सकते हैं, लेकिन कॉकरोच के पास नहीं है। तो कुछ थोरैक्स वाले होते हैं। थोरैक्स किसके लिए बताओ? नेक के मूवमेंट के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। पूरी बॉडी नहीं घुमानी पड़ती। और उसके अलावा ये पूरी कैविटी कौन सी है बोलो? यहाँ तक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पढ़ेंगे। थोरासिक कैविटी, इसे क्या कहते हैं? और चूंकि खाना यहाँ स्टोर होता है एब्डोमेन में, तो ये एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। ये कौन सी है? थोरासिक कैविटी। जहाँ यूरिन बनता है वो रीनल रीजन है। वो कौन सा है? रीनल, पीछे की ओर, ठीक है कि नहीं? किडनी। तो हम बोले डायाफ्राम क्या करता है बताइए? डायाफ्राम सेपरेट्स थोरासिक कैविटी विद एब्डोमिनल कैविटी। और डायाफ्राम हैज मस्कुलर मूवमेंट। बोलो जब ये ऊपर आएगा तो हवा फिक्स जाएगी, ऊपर आएगा तो सारा लंग्स का श्रिंक हो जाएगा, हवा फेंक देगा। और जब नीचे जाएगा तो तुमको हवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे जाएगा तो कुछ तो अंदर सक करना पड़ेगा कि नहीं? सो व्हेन इट मूव्स अप, एयर इज थ्रोन आउट, व्हेन इट गोज डाउन, एयर इज टेकन इनसाइड। तो एक्सहेल और इनहेल को भी कमांड करता है, और साथ में क्या ये सेपरेट भी कर रहा है। तो डायाफ्राम के नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। हमें इसे थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। आप इधर पर ध्यान दीजिए। तो अब डायाफ्राम के नीचे क्या हो गया? लीवर हो गया। लीवर इज द प्राइम ऑर्गन, द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट हैज 42 वर्क्स। वन ऑफ द वर्क इज द इट डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। हमारे शरीर से जो अपवर्जी पदार्थ है, ऑल द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ये यूरिन में बदलता है और किडनी को रूट करता है। किडनी एक फिल्टर, एक छन्नी है। इट इज ओनली ए काइंड ऑफ, दैट इज वो जो स्टेन, वो होता नहीं है छन्नी, तो उस स्टेनर, किडनी क्या है? स्टेनर है, और उससे छान करके वो यूरिन को बाहर निकाल देता है। तो लीवर इज ए मास्टर ग्लैंड। ये क्या काम कर रहा है? दो काम बता दो इसके। बाइल जूस, करेक्ट, बताया इन्होंने कि नहीं? कि ग्लाइकोजन के रूप में खाने को एकत्रित करना, बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके थे, लीवर कीप्स दैट स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ, ये ग्लूकोज को फिर से कंडेंस कर लेगा। हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, हमने कुछ भी खाया होगा, तो हमने स्टार्च खाया होगा, लेकिन स्टार्च से ग्लूकोज में बदलना, और ग्लूकोज से फिर किस में बदल जाना? ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में ये होता है, पहला इट स्टोर्स, दैट इज इमरजेंसी फूड। दूसरा इट हैज द बाइल जूस, इसमें ये बाइल डक्ट है। डक्ट एक छेद को कहते हैं जिसमें से कुछ निकले। जैसे तुम कहीं जाते हो दुकान में, कहते हो हमारे ऊपर पानी की टंकी में एक डक्ट हो गया है, एक डक्ट टेप दे दो, तो वो ऐसा मजबूत टेप दे देगा कि ऊपर प्लास्टिक की टंकी में लग सके। डक्ट इज एनी होल थ्रू विच समथिंग कम्स आउट, इज नोन एज डक्ट। वो बात समझ आ गई? सो इट हैज ए बाइल जूस, ये बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट से कौन सा जूस निकलता है? समझ आए कि नहीं? तो ये है, ये जो ओपनिंग है इसे बाइल डक्ट कहना, और पूरे को गॉल ब्लैडर कहना। पूरे को क्या कहोगे? गॉल ब्लैडर हैज ए बाइल डक्ट। थ्रू बाइल डक्ट देयर कम्स ए बाइल जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। एक काम है यूरिन बनाना, दूसरा काम है ग्लाइकोजन को एकत्रित करना। इमरजेंसी फूड है ग्लाइकोजन ना, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म। और तीसरा चीज है कि इसमें गॉल ब्लैडर है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब हम इसके बारे में एक चीज लिखते हैं। सो द ग्लैंड्स व्हिच सेक्रीट, ओके, द ग्लैंड्स। इसी में पीछे तुम देखोगे तो पीछे ये दो किडनी है, समझ में आ गई बात? तो इसी में आप ये तीन चीजें एडजस्ट कर लेंगे बाद में, अभी लिख लीजिए। चलो, दैट इज द ग्लैंड व्हिच, इसको लिखा है अपेंडिक्स। ये चीज है जो ये थोड़ा सा मस्कुलर पोर्शन है, इसे रेक्टम कहेंगे। एंड ओपनिंग इज नोन एज एनस। ईसोफेगस, फूड पाइप को ईसोफेगस कहेंगे, ओके। इसको भी लिखना जरूरी है, डायाफ्राम ना। डायाफ्राम बोला गया है, वो सेपरेट करेगा तो सारी बातें लिख पाएंगे। चलो, द ग्लैंड, ठीक है, विच सेक्रीट देयर जूसेस, विच सेक्रीट
their juices in this system। देखो हमारे इस सिस्टम में सेलिवरी ग्लैंड पहली ग्लैंड है जो जीभ में है, उसमें सलाइवा निकलता है, तो सेलिवरी ग्लैंड हुई ना, तो वहां पर भी ग्लैंड है। देख लो दो अलग अलग चीजें हैं मयंक, ये चीज ग्लैंड है, तो पूरी टंग में इस तरह की ग्लैंड है, और जब भी क्या होगा, तुम कोई खाना देखते हो तो तुम्हारी जीभ सिकुड़ जाती है और उसके अंदर के जो जूसेस हैं वो उछल के बाहर आ जाते हैं, पूरी जीभ गीली हो जाती है। बात समझ आई कि नहीं? तो उसके श्रिंक होने से ही तो उछल के जूस बाहर आया। ये पहले से तैयार बैठा है कि कार्बोहाइड्रेट आए और हम पचाएं, ऐसा होता है कि नहीं? सो पहला कौन सा बताइए, विच सेक्रीट देयर जूसेस, ये ग्लैंड है, और ये चीज क्या है, डक्ट। इसे क्या कहेंगे, यानी उसमें पूरा भरा है और सिर्फ इसमें से निकलने की जरूरत है, उसे क्या कहेंगे, डक्ट और ग्लैंड में अंतर समझो। दिस इज ग्लैंड। तो कहीं कहीं ग्लैंड वर्ड यूज है तो ग्लैंड लगा देना, थैली है, इट इज अ काइंड ऑफ वेसिकल। और किसी में पूरी चीज भरी हो, जैसे पानी की टंकी में छेद हो जाए तो डक्ट कहेंगे, वहां कोई ग्लैंड नहीं, बस छेद हो गया, उसी से वो निकल रहा है, जूस गिरता जा रहा है। Now, the gland which secrete their juices in this system are salivary gland. अच्छा, salivary gland के बाद कौन सा बोला, लीवर। तो लीवर इसके बाद यहाँ पर है, लीवर भी ऊपर वाले पोर्शन में करेगा। जो इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फाइल स्ट्रक्चर, तो उसका जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो डुओडीनम है, और बीच का जेज्यूनम, और नीचे का इलियम। तो सारे लीवर भी अपना बाइल जूस इसी में सेक्रेट कर रहा है। ये क्या है, ये बाइल डक्ट है क्या, बाइल डक्ट, शेप को डक्ट कहेंगे। और इसी तरीके से जो पैंक्रियास है, क्या वो भी अपना जूस इसी में सेक्रेट कर रहा है। द अपर पार्ट ऑफ that is pancreas and that is gallbladder both secrete their juices in upper part of small intestine which is known as duodenum। duodenum में करेंगे, देखो चलिए। सो सेलिवरी ग्लैंड, लीवर है, तीसरा क्या है, एंड पैंक्रियास। ओके, now our human, ठीक है, the route of the complete route from ingestion through where food passes is known as alimentary canal। उसे खाद्य आहार नाल कहा जाता है। the route through which food passes is called elementary canal। तब इन्होंने 9 मीटर लॉन्ग लिखा है इनको, elementary canal, ठीक है, ओके। नाउ अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और साथ ही साथ फंक्शन भी देखेंगे। इंजेशन हमने देखा था 5 पार्ट में होता है, इंजेशन किया, फिर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव से होता है कि नहीं, फिर ट्रांसपोर्टेशन सेल तक जाएगा कि नहीं, और वहाँ पर एसिमिलेशन। तो हम 5 पार्ट में, यानी फिर वो हमारे सेल का पार्ट एंड पार्सल भी बन जाएगा ना। तो पहले हम इंजेशन से देखें, खाना खाया, इसको क्या कहेंगे, इंजेशन। दैट इज so the digestive system, complete digestion takes place in 5 steps। या डाइजेशन है, डाइजेशन तो उसका स्टेप है, न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप्स। तो सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन व्हेन, तो ह्यूमन, ठीक है, पुट फूड इनटू ब्यूकल कैविटी या माउथ विथ हैंड, इतना ही है इंजेक्शन बस। दिस इज इंजेक्शन, खाना तुमने मुंह में डाल दिया, यही इंजेक्शन। सेकंड देखो,
Now, digestion. Now the food kept in buccal cavity, the food ingested is, ये क्या होगा, is chewed with teeth. तो हम टीथ का अलग से सिस्टम पढ़ेंगे, टीथ का इसके बाद वाले में। तो हम अपने दांतों से खाने को चबाते हैं, ये देख लो, तो खाना इससे चबाया जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे हैं, ये कैनाइन हो गया, ये कैंची की तरह इंसिसर है, फिर प्री मोलर है और मोलर है। तो इससे काटा जाएगा। ये कैनाइन है, जो बीच के नुकीले दो दांत है ना ऊपर नीचे, शेरों के होते थे कि जो चीड़ फाड़ के लिए बड़े नुकीले होते थे। अब हम लोग को तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो और सॉफ्ट पिज़्ज़ा और बर्गर भी खा रहे हैं, तो कुछ दिनों में कैनाइन नहीं रह जाएगा। और कुछ लोग जो गन्ना उन्ना चीरते थे तो उनको भी कैनाइन की थोड़ी ज़रूरत पड़ती होगी। तो इस तरीके से, और जो उसको और छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ने के लिए इंसिसर है। तो 4 इंसिसर, 2 कैनाइन, 3 प्री मोलर, 2 मोलर। इस तरीके से हम लोग के 28 हैं, फिर बाकी आगे चलने पे 32 होंगे। 32 सबके नहीं होते, 50 साल के बाद 32 हो जाते हैं। तो अभी तुमने ये देख लिया ना, तो दैट इज़, हम क्या करते हैं बताओ, पहले च्यूइंग करेंगे, खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। सो दैट इट इज च्यूड विथ टीथ एंड नाउ पूरे माउथ में ये जो चीक लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, तो चीक की जो इनर लाइनिंग है और साथ में टंग, इन सभी से बहुत सारा सलाइवा निकलता है, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है क्या। तो नाउ इससे हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया। इज च्यूड विथ टीथ इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा कि सैलिवरी amylase is secreted by salivary gland। हम लोग शॉर्टकट में सलाइवा बोल लेते हैं, क्योंकि गांव वाले लोग अमाइलेज इतना कठिन नहीं बोल सकते ना, कहते हैं सलाइवा निकल रहा, कुत्ते के सलाइवा के कुत्ता तक नहीं, टप टप रोटी दिखा दो। तो इट इज सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट थ्रू आउट द ब्यूकल कैविटी। पूरे मुंह में इसकी जो अंदर की लाइनिंग है, वो सारी चीक लाइनिंग्स में भी वही चीज है। ठीक है, सो प्रेजेंट थ्रू आउट, स्पेशली टंग में, ब्यूकल कैविटी। फिर क्या होगा, नाउ फूड बिकम्स सॉफ्टर। उसके लिए क्या होगी, ये बताओ चंद्रशेखर, जो टंग है वो क्या काम करती है, इंटरमिक्सिंग, दैट इज चर्निंग। उसे क्या कहेंगे, इंटरमिक्सिंग। सो टंग इंटरमिक्सेस द च्यूड फूड विथ सलाइवा, नाउ फूड बिकम्स सॉफ्टर। देखिए, tongue intermixes, that it churns the chewed food with saliva। इससे फूड बिकम्स सॉफ्टर। दो चीजें हैं, जैसे कि HCl, HCl क्या है, बेस है, ये एसिड है, और बोलो NaOH क्या है, बेस। तो दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे NaOH साबुन के नेचर का होता है, जितने साबुन तुम हाथ धोते हो, सब कुछ करते हो, सब बेसिक हैं। और जो एसिड है तो वो HCl होगा, खट्टा नींबू जो खट्टेपन वाला होता है वो कैसा होगा, ये खट्टा होता है, इट इज सोर। और ये कैसा होता है, बिटर। कभी साबुन को या साबुन का टुकड़ा मुंह में रख के देखा है टेस्ट करके, तो वो कड़वा कड़वा होगा। डिटर्जेंट खा के देख लो, घर में जाना खा के देख लेना,
सभी सैनिक खाते हैं, जो सीमा पे भेजे जाते हैं डिटर्जेंट खा लेते हैं, कहते हैं सर लूज मोशन है, जाके मेडिकल चेक करो, अरे इसको तो लूज मोशन है, भेजो इसको, नहीं भेजेंगे सर। बहुत पायलट खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो ये जो NaOH है वो बिटर है, बेस सोपी होता है। कैसा होता है? सोपी इन टच, और एसिड सोर होता है, जैसे नींबू ये सब एसिडिक होते हैं। अब जरा देखो, जो सलाइवरी अमाइलेज है वो बेसिक है। इसका मतलब है जब तुम मुंह से खाना चबा रहे हो, क्या वो बेसिक बना दे रहे हो उसको? क्यों बेसिक बना दे रहे बताओ? हर चीज यही बता रहे हैं, जिससे कि वो फिसल के जा सके ईसोफेगस में। इतनी कोमल वो आहार नली है। लो, हर चीज उत्कर्ष ही बताते हैं। इन्होंने क्या बता दिया, उसमें बेस क्यों मिक्स किया? सो दैट इट इजिली पासेस, है ना। खाना खाने के बाद मुंह में ही चबाओ तो फिसलने नहीं लगता है, और तो दैट मीन्स इट बिकम्स सॉफ्टर। तो बेस है, जो सलाइवा है वो कैसी बताइए, बेस है, हमने क्या बताया, सोपी है कि नहीं। सो इससे क्या होगा? और दूसरी चीज, दूसरा पर्पज बताओ अंशुप्रिया, रिया, हर चीज तुम्हें बता रहे हो। देखो इन्होंने कहा इट आल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट या पॉली शुगर इनटू डाई शुगर एंड मोनो शुगर, दोनों इन्होंने बता दिया। चलो तो ठीक है, फूड बिकम्स सॉफ्टर। इस सेंटेंस को पूरा करो अरविंद। लो, ये बताया कि नहीं, ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ सलाइवा। तो अरविंद ने भी आज बताया, ड्यू टू बेसिक नेचर, यानी उसमें OH आयन है, NaOH में OH आयन होता है। बेसिक नेचर ऑफ सलाइवा, ऑल्सो सलाइवा, जो सलाइवा बोलो, सलाइवरी अमाइलेज एक ही बात है ना। ऑल्सो सलाइवरी अमाइलेज पार्शियली ब्रेक डाउन पॉली शुगर या कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, दैट इज सलाइवा ऑल्सो पार्शियली। बाकी आगे का काम जो है पैंक्रियाटिक अमाइलेज करेगा, अभी पूरी तरीके से नहीं। मुंह में हम रखते कितनी देर है, कितने लोग भी इस बार चबाते होंगे रोटी, तो सब तो मर नहीं जाते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ कहीं और एक ऑप्शनल भी बना होगा ना, सेकेंडरी सिस्टम भी तो होगा कि नहीं, अल्टरनेट। तो इस तरीके से ऑल्सो पार्शियली डाइजेस्ट, ये क्या करेगा, ऑल्सो पार्शियली डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन। क्या ब्रेक डाउन करेगा? दैट इज कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, इनटू ग्लूकोज। समझ में आया? दैट इज कार्बोहाइड्रेट का यहाँ मेरा कहने का मतलब है पॉली शुगर से, इसमें किसमें बदलेगा, मोनो शुगर। क्या इसका मतलब है जो स्टार्च है, स्टार्च, ये भाई रोटी स्टार्च होती है, तो कहते हैं कि उसको बार बार चबाओ तो मीठी हो जाती है, मुंह में मीठी हो जाएगी क्या? हाँ, क्योंकि ग्लूकोज बन गया। रोटी को मुंह में ही तुम चीनी बना लो, ये फैसिलिटी दी है भगवान। अगर तुमने मुंह में चबा दिया तो वो ग्लूकोज बदल जाएगा। चबाते ही रह गए, खाया ही नहीं, तो जो तुमने उगला वो पूरा ग्लूकोज है। समझ में आया? रोटी मुंह में लो और ग्लूकोज बना के बाहर निकालो। इतनी बात समझ आ गई? फिर चाहे उसमें जलेबी तलो, चाहे जो तलो, तो ग्लूकोज हो गया। आगे की बात देखो, इतनी बातों की। नाउ फूड सॉफ्टर हो गया है, नाउ इट पासेस थ्रू ईसोफेगस। नाउ इट पासेस थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस से पास हो जाएगा। देख लीजिए, कभी तुमने ऐसा देखा है कि बैट के हैंडल पर वो जो चढ़ाई जाती है रबड़, ऊपर नीचे करनी पड़ती है, और ग्रिप तो ग्रिप चढ़ाने में ऊपर नीचे करना पड़ता है। उसी तरीके से जो हमारी ईसोफेगस है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, डायलेशन, फैलना और कंस्ट्रिक्शन, इनमें दोनों तरीके के मूवमेंट होते हैं। ऐसा होने की वजह से यदि तुमको उत्कर्ष उल्टा लटका के तुम्हें कुछ खिलाएंगे तब भी क्या ईसोफेगस से चला जाएगा? लो, बता दें इन्होंने, इट इज ड्यू टू एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। उल्टा भी खा रहे, उल्टा लटका दिया, यहाँ से खाना खिलाए
वहाँ जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो उसके अंदर ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, वो खाने को आगे आगे बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, वीडियो में देख लेंगे, बट इट इज़ ए काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें क्या हो रहा है, डाइलेशन एंड कन्वल्शंस होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से खाना आगे बढ़ेगा। ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं। तो थ्रू ईसोफेगस, नाउ ईसोफेगस हैज व्हिच काइंड ऑफ मूवमेंट? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। That is peristaltic movement, इसको लिखते हैं। ठीक है, it is a kind of contraction and expansion. It is a kind of contraction and expansion which pushes the food forward against gravity, यानी अंडर एंटी ग्रेविटी सिचुएशन में भी कर रहे हैं। So which pushes the food forward up to stomach। तो ये स्टमक तक खाने को भेजेगा फूड पाइप। अब आगे देखिए, नाउ फूड फॉल्स इन स्टमक। यहीं तक है ईसोफेगस, बाकी डायाफ्राम के नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें स्टमक शुरू हो जाता है। डायाफ्राम के नीचे ही तो ये सब है। तो स्टमक में क्या होगा? Stomach is J-shaped organ present left side of abdomen। ये abdomen है। बताओ चंद्रशेखर, लेफ्ट में हार्ट होता है कि लेफ्ट में स्टमक? बोलो, दोनों ही लेफ्ट में, ठीक है कि नहीं? सो स्टमक, और यहीं पर देखोगे तो हार्ट भी इसी तरफ ही है, ठीक है कि नहीं? Food falls in stomach, which is J-shaped। तो ये J-shaped एक बहुत बड़ी वो है, ग्लैंड है। ओके, सो अब देखिए, ऑर्गन प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। अब देखो, ये जो यहां से यहां तक की कैविटी है, इसे लिखो थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो है गर्दन को थोरैक्स कहते हैं, और इस वजह से इस कैविटी को क्या कहते हैं? थोरासिक। और इस कैविटी को क्या लिखोगे जो इसके नीचे है? That is abdominal cavity। और इस कैविटी के लेफ्ट हैंड साइड में देख लो, हम ऐसे खड़े होकर के लेफ्ट में पड़ा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इट इज एट लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। अब यहाँ पे क्या क्या काम होगा कि तुम ऐसे देख लो, पेन तुम्हारा अगर राइट है तो फिर, या ऐसे भी देख सकते हो कि जब भी तुम बनाओ फिगर तो ऐसे रख लो। अब ये किधर पर पड़ रहा है? लेफ्ट। बुक ऐसे रख लो और फिर ऐसे देख। नाउ विच इज एट लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। अब यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज्यादा समय फूड एक बिताता है 4.5 घंटा। फूड रेस्ट, पार्शली डाइजेस्टेड फूड रेस्ट हियर अप टू 4.5 आवर्स। 4.5 घंटे रहेगा। पार्शली डाइजेस्टेड में क्यों बोल रहा हूँ सुप्रिया? ऐसा क्यों? ब्यूकल कैविटी में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड,
फूड रिमेन्स, ठीक है, इन स्टमक फॉर 4.5 hours. Stomach is making continuous movement to churn food. जैसे कोई चीज हो, किसी थैली में, चमड़े की थैली में डाल के मिक्स करो अंदर से बाहर, थैली हिलाओ तो अंदर का सामान पूरा मिलता जुलता जाएगा कि नहीं? ये वही काम कर रहा है जो जीभ कर रही है। सो स्टमक चर्न्स। तो सबसे पहले जब फूड स्टमक में गिरेगा तो इसका स्वागत किससे होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसमें जाएगा तो तुमको ये बात बता दी गई, क्या पहले बात बताई गई? बोलो सलाइवा कैसा था, बताइए। सलाइवा एसिडिक है कि बेसिक? बेसिक है। तो सलाइवा बेसिक क्यों है? OH की वजह से बेसिक है। फिर उससे क्या फायदा होता है? और भी इसके बेसिक होने का कोई दूसरा रीजन भी है? यस, बहुत अच्छा, ये एसिडिक बताएं। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे मुंह में बैठे हैं चारों तरफ ना, यहाँ बहुत सारा टार्टर जमा हुआ है, तो कहीं इनमें छिप के बैठे हैं बैक्टीरिया। वो सोचते हैं कि वो भी हमारे बॉडी के पैरासाइट है, कहीं खाना मिल जाए तो खा लें। तो जैसे ही वहाँ खाना पहुँचता है तो हम लोग का तो होलोजोइक है, वो सीधे सीधे एसिड सेक्रीट करने लगते हैं कि डाइजेस्ट करो शुगर, कहीं अंदर ना चला जाए खाना, हम लोग खा लें। तो वहाँ पे कौन बैठा है बताओ? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया सिटिंग एट द गम्स और द एंड, जो भी गम्स के पेरिफेरी वहाँ बैठे हुए हैं। सो एज सून एज वी ईट शुगर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, दे स्टार्ट सेक्रेटिंग एसिटिक एसिड। समझ आया? जैसे एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया है वैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस है, वो भी एसिटिक एसिड ही सेक्रीट करते हैं। जो विनेगर की स्मेल है वही किसी के पायरिया हो गया तो उसके मुंह से वैसी ही स्मेल है। समझ आई बात? तो अब वो अगर उन्होंने एसिड सेक्रीट किया, अगर तुम बताओ अगर इसी जमीन पर मैं एसिड डाल दूँ तो क्या ये संगमरमर खोखली नहीं हो जाएगी? ये तुरंत वहाँ से हटाएंगे संगमरमर, ये साल्ट बन जाएगा। तो वो जो एसिड होगा ना वो CaCl2 बन जाएगा, क्योंकि जो हमारी दांतों का इनेमल है वो कैल्शियम, ठीक है, फ्लोरोएपेटाइट है, मतलब कैल्शियम से बना हुआ, और फ्लोरीन भी है। तो कैल्शियम में अगर मान लो एसिड डाल दो तो क्या हो? तो कैल्शियम क्लोराइड ना बन जाए, वो घुल जाएगा। अभी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन CaCO3 में HCl की रिएक्शन कराओ, क्या CaCl2 नहीं बन जाएगा? तो पूरा इनेमल ही उखड़ जाएगा। इनेमल सब जो चमकदार सफ़ेद दांत हैं, अगर मान लीजिए आपने मुंह में खाना छोड़ दिया, रात को ऐसे ही सो गए, तो बैक्टीरिया अपने काम काज में खूब सारा एसिड सेक्रीट कर रहा है, पूरा इनेमल उन्होंने सब खा डाला। इनेमल तो घुल गया ना, पानी में घुल गया। तो अब वो कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल गया? बोलो, इनेमल जो हार्ड कवरिंग है वो किस में बदल गया? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में बदल गया, एंड इट इज सिंपली रिंस्ड विद वाटर। इनेमल तो हार्ड है ना, उन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से CaCl2 बना जो रिंस हो गया, और सुबह उठते ही तुम्हारे दांत पीले, उसके अंदर का डेंटाइन नजर आने लगा। बाहर था इनेमल, इनेमल हट गया तो पीले दांत का क्या मतलब है? डेंटाइन। अब अभी और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, वो डेंटाइन भी खा जाएंगे, तो डेंटाइन भी खा जाएंगे तो क्या होगा बोलो? तो ऐसी स्थिति में जब ये डेंटाइन खा जाएंगे तो ये देखो, फिर पहले ये खाया, एनेमल खाया, फिर डेंटाइन भी खा ला येलो वाला, और देखो डेंटल क्या है, छेद हो गया कि नहीं? दांत में कीड़े लगे। फिर वो वही एसिड अब तुम्हारे अंदर में जो ब्लड कैपिलरीज है वहां तक पहुंचेगा, और ये जो दर्द होगा ना, एसिड जब ब्लड कैपिलरीज में ब्लड में होता है या नर्व्स पे पहुंचता है, हड्डी के तरीके का दर्द होता है, क्योंकि सीधा जो डेंटल पेन है उससे बड़ा पेन कोई नहीं होता। समझ में आ गई बात कि नहीं? एसिड वहां तक पहुंच रहा, कहां तक? उसने एनेमल खाया, फिर पीला पीला दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो येलो दिख रहा है, एनेमल है बिल्कुल ऊपर का कैल्शियम का, फ्लोरोएपेटाइट, फिर डेंटाइन भी खा गए, और फिर देखो कहाँ कहाँ तक अंदर पहुंचे कि नहीं। तो इस तरीके से अभी उत्कर्ष ने आपको क्या बताया? यही तो बताया कि सलाइवा इसलिए बेसिक है क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने एसिड छोड़ा उसको कट कर सके, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तुम्हारे दांत बच जाएंगे। बात समझ आई? कितनी बड़ी बात बताई है। इस
सलिवरी जो हमारा बेस है, सलाइवा इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि जो हमारे माउथ में जो एसिडिक लेवल है उसका एक लेवल होता है, वो अगर धीरे धीरे गिर जाए 5.9 तक पहुंच जाए, बेसिक है तो 7 से ऊपर है, बेसिक है तो क्या होगा, तो इसको वो 7.9 तक रखता है। जो बेसेस होते हैं ना उनका पीएच लेवल क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन लेवल, वो 7 से ऊपर है तो क्या है बताइए, थोड़ी सी चीज आपको बताने जिससे कि यहाँ लिखाते समय आसानी रहे। ये देखो पीएच का मतलब है H+ की कंसंट्रेशन। तो अगर मैं कहूँ H+ की कंसंट्रेशन -7 मोल पर लीटर है, -7 है, तो ये है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन H+ की, अच्छा ये बताओ और कम हो जाए, -10 हो जाए, तो दो चीजों की कंसंट्रेशन में बताया ना, देख लो, एक H+ की और किसकी बताया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कितना होगा बताओ, -14 हुआ। H और OH की कंसंट इनका लेवल यही है। अगर बोलो H+ इतना हो गया तो OH कितना हुआ, कोई बताए मुझे, ये H+ है तो OH कितना हुआ, यहाँ से जोड़ो, -4 नहीं होगा क्या, दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बताओ, -14। जब कहीं भी एसिड भी होता है बेस दोनों एक साथ होते हैं, पानी में दोनों इक्वल होते हैं, तभी तो पानी न्यूट्रल है, पानी में दोनों क्या होंगे। और लेकिन जहां एसिड कम हो जाए और बेस ज्यादा हो जाए बताओ, तो क्या वो चीज बेसिक नहीं हो जाएगी। तो पीएच लेवल क्या है बताओ, पीएच लेवल की बात की जा रही है, तो पीएच अगर 7 है तो सब इक्वल है कि नहीं, तो पीओएच लेवल भी 7 होगा कि नहीं होगा। तो कभी भी अगर हमारी बॉडी का पीएच लेवल 8 हो जाए, क्या हो जाए बताओ, तो 8 का मतलब इसकी जो निगेटिव पावर है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, -। तो बोलो क्या तुम दिव्या बता सकती हो कि OH आयन H+ से कितना ज्यादा है, बोलो, ये सही बताना है, 100 टाइम्स। तो कितना अच्छा बताना है, बोलो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो तभी आएगा, कर लो। 10⁻⁻8 में किससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या यही नहीं आ जाएगा, बहुत अच्छी बात लाई मैंने। तो कितने गुना, यही काम है सलिवरी अमाइलेज का, क्या काम है, माउथ को 100 टाइम्स बेसिक बना देना। फिर बोलो क्या हमारे दांतों में कभी कैरीज होगी सलाइवा, लेकिन फिर भी ऐसा भी होता है कि अगर हम बहुत देर तक माउथ में फूड रहता है और हम उसको गार्गल नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली इतना एसिड आ जाता है कि सलाइवा तो खत्म हो जाएगा ना, थोड़ी देर बाद मुंह सूखने लग जाएगा, सलाइवा भी खत्म हो जाएगा, और ऐसे में डेंटल कैरी शुरू हो जाती है। तो हमें खाना खाने के एवरी मील के बाद गार्गल करना चाहिए कि नहीं, सिर्फ इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट का कोई पार्टिकल ना बच पाए और ये अपना घर ना बना ले स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। बात समझ आ गई। तो दो बातें बताई गई रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो बेसिक क्यों। जो माउथ का पीएच होता है वो बैलेंस करने के लिए, देखो एक बड़ी बात बताई इन्होंने, बताया माउथ के पीएच को जो है ये सलाइवा 7 से ऊपर रखता है, और अगर ये 6 पहुंच जाए तो हमारी डेंटल कैरी शुरू हो जाए। देखो ये हमारे माउथ को पीएच को कितना रखता है, -8 रखता है, और ये देखो अगर मान लीजिए ये पहुंच जाए तो बोलो उस समय कितना पहुंच जाए, तो ये कितना होगा, जरा जोड़ो, -8 होगा कि नहीं। अच्छा कुछ चीजें तुमसे पूछें तब फिर हम ये पास जाएंगे। बोलो इस समय बेस ज्यादा है कंसंट्रेशन में कि एसिड, वो एसिड सिर्फ बोला एसिड 100 गुना ज्यादा। देखो ये बड़ा है कि ये, फिर से समझो इसको, देखो 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 1 है, और ये कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं, कितने आयंस पर लीटर। तो बेस बड़ा हुआ कि एसिड, क्या माइनस लगाने से कोई चीज बड़ी हो जाती है क्या, माइनस छोटी डेसिमल होता है। तो बेस, अब समझो ये अगर हमारे बॉडी में दांतों में बैक्टीरिया बहुत सारा एसिड सेक्रेट कर दिए, और जैसे ही पीएच 6 पहुंचा, सिर्फ नंबर देखो उसी को पीएच बोलते हैं, ठीक है, तुरंत तुम्हारे दांतों की डेंटल कैरीज या इनेमल का उखड़ना शुरू हुआ। तो और ये हमारी बॉडी में अगर बेस वो फेंक रहा है, बेस कौन फेंक रहा है, सलाइवा, तो ऐसे में वो पीएच को कितना डाउन कर दे रही है, डेसिमल के 8वें 0 तक। चलो ऐसे तो उनका काउंटर अटैक होता है ना। तो दो चीजें बताई गई, रिया ने बताया कि सलाइवा कीप्स द पीएच ऑफ आवर बॉडी अप टू 8
एंड प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज। बोलो बात समझ आ गई। लेकिन उसका हमारे डाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। अलग से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए इसकी सलाइवा के 2 काम बताना, तब बताना ये डाइजेशन में लिख देना हो डेंटल कैरीज, खाना पच गया, यही कोई बात नहीं। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? फिर भी क्योंकि वो चीज़ अब हम छोड़ चुके हैं, वो हम डेंटल कैरीज में बता दें, नहीं तो लिखा देते तो लिखा ही। तो सलाइवा क्या कर रहा है बताइए? इट कीप्स, ये सेंटेंस बोलो दिव्या, सलाइवा कीप्स द pH वैल्यू एट 8, 7 के ऊपर। देख लो कि मान लीजिए ये 7 है और 7 के ऊपर चला जाए pH तो खाना बेसिक माना जाता है। क्या होगा बोलो? बेसिक। और 7 से नीचे गिर जाए तो क्या होगा? एसिड हमारे दांतों के लिए हानिकारक है। एसिड घोल देगा पूरे कैल्शियम क्लोराइड बना डालेगा और वो तो पानी के साथ बह जाएगा, फिर डेंटाइन भी बह जाएगा, फिर तो नर्व्स बचेंगे और ब्लड कैपिलरीज। तो इसलिए हमारे माउथ को बेसिक होना चाहिए। कभी कभी लिस्ट्रीन या माउथ वॉश आते हैं कि नहीं, उसको माउथ वॉश, वो सब बेसिक है। और जिसको कुछ नहीं मिलता वो साबुन पानी से ही मुँह धो रहा है, गार्गल पानी, क्योंकि वो भी तो बेस है, किसी न किसी तरीके से बेस। समझ में आई बात क्या नहीं? अब इट रिमेन्स इन स्टमक फॉर 4.5 आवर्स। अब आपको एक काम करना है, द लेवल द डायग्राम, इस डायग्राम को बनाना है, ठीक है? तो जहाँ जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ वो सब बनाना है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो भी करें, अभी तो छुट्टी से आया है, इसके लिए तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। नेसल कैविटी कोई ज़रूरत नहीं, ब्यूकल कैविटी, ये सब कुछ नहीं। ना आपको राइट ए नोट ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरू का टोटल ऑर्गन लिख देना, इंजेक्शन दिखा देना। अभी डाइजेशन हम लोगों ने 10% कंप्लीट कर लिया है। डाइजेशन ही सबसे लंबा है 2.5 पेज का, लेकिन उसमें से 10% हम लोगों ने पूरा कर लिया। अभी स्टमक देखना है, फिर तो इतना लिख लो, एक साथ नहीं लिखा जा सकता। सो मेक डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल इट। मेक write a note on ingestion and, 2 चीजों पे नोट लिखना है, इंजेक्शन एंड डाइजेशन। सिर्फ इंजेक्शन से शुरू करो, इंजेक्शन के पहले का छोड़ दो। इंजेक्शन लिखो और डाइजेशन, समझ आई बात? और ये ध्यान रखो पूरा लिखना, कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी से इंटरकनेक्टेड है। रेस्पिरेटरी जाएगा एक्सपिरेटरी से, छोड़ोगे तो वहाँ नुकसान में रहोगे। समझ में आया कि नहीं? बायो में सिग्नल है, हम लोग अलग अलग जरूर पढ़ रहे हैं। सो यू शुड राइट एवरीथिंग, छोड़ना नहीं कोई। चलो इसमें आ जाएगा दिव्या। आपका नंबर ऐड नहीं किया ना ग्रुप में, इसको फ़ोन नंबर में लिखे ना तो आज कर लेंगे। बोला ये